आज के टॉपिक में अरिस्टोटल की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अरिस्टोटल का द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड इट्स एलिमेंट्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अरिस्टोटल का द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड इट्स एलिमेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर दफ़ा पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक अरिस्टोटल की बायोग्राफी की तरफ। अरिस्टोटल का लाइफ पीरियड 384 BCE से लेकर 322 BC तक है। अरिस्टोटल स्टेजिरा नाम की जगह पर नॉर्थर्न ग्रीस के अंदर पैदा हुए हैं। अरिस्टोटल का जो नाम है इसका मीनिंग बनता है द बेस्ट पर्पस। इसको याद रख लीजिएगा, ये MCQs के अंदर पूछ लिया जाता है कि अरिस्टोटल का मीनिंग क्या है, तो आपने कहना है द बेस्ट पर्पस। अरिस्टोटल के फादर का नाम निकोमैकिस है और ये एक फिजिशियन थे, मीन्स कि ये एक डॉक्टर ही थे। डॉक्टर में आगे टाइप्स होती है ना, फिजिशियन मतलब स्पेशलाइजेशन इनकी फिजिशियन में थी, जो कि एक्सरसाइज वगैरह करवा के पेशेंट्स को ठीक किया करते हैं। और ये किसी हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियन नहीं थे, बल्कि ये मैकडोनियन किंग एमिटस है, ये उसके दरबार के अंदर, उसके कोर्ट के अंदर एक फिजिशियन का काम किया करते थे। अरिस्टोटल के फादर निकोमस की 367 के अंदर डेथ हो गई। जब अरिस्टोटल के फादर की डेथ हो गई तो इन्होंने अपनी जो बॉर्न प्लेस थी, जो इनकी आबाई जगह थी जहां पर ये पैदा हुए थे, स्टेजिरा, उसको इन्होंने छोड़ दिया और फिर ये एथेंस के अंदर चले गए। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये नॉर्थर्न ग्रीस स्टेजिरा के अंदर पैदा हुए हैं। जब इसके फादर की यानी कि अरिस्टोटल के फादर की 367 के अंदर जब उनकी डेथ हो गई है ना, तो इसके बाद इन्होंने उस अपनी आबाई प्लेस यानी स्टेजिरा को छोड़ा है और एथेंस के अंदर चले आए हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि याद रखना है कि ये स्टेजिरा नाम की जगह पर पैदा हुए हैं और अपने फादर की डेथ के बाद फिर एथेंस के अंदर चले आए। अब ये एथेंस कौन सी जगह है, तो एथेंस का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिए कि ये वही जगह है जहाँ पर गॉड ऑफ डायनेसिस, जिसे गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहते हैं, इसके लिए ड्रामास की परफॉर्मेंस की जाती थी और ये बड़ी अहम जगह है अरिस्टोटल के लिटरेरी करियर के अंदर। इसी जगह से अरिस्टोटल का मानना था कि जो ट्रेजेडी है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल ने जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रेजेडी को और इसके एलिमेंट्स को, ये इसी जगह से, इसी जो गॉड ऑफ डायनेसिस है ना, इसी के दरबार से इसको अरिस्टोटल ने सीखा था। तो अब आपने कहना है कि वो किस तरह से, ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखें, जब यहाँ पर गॉड ऑफ डायनेसिस को खुश करने के लिए, इसको इंटरटेन करने के लिए एक गोट को ज़िबा किया जाता था, एक बकरी को ना ज़िबा किया जाता था। जब उस बकरी को ज़िबा किया जाता था तो लोगों का एक ग्रुप पास में खड़े होकर अपने मुंह से कुछ गाने गुनगुनाते थे, यानी कि कुछ सैड सॉन्ग्स, कुछ सैड म्यूजिक बनाते थे इस तरह का कि जो सुनने वाले या देखने वाले होते थे तो वो सैड हो जाते थे कि यार गॉड को ज़िबा किया जा रहा है, गॉड ऑफ डायनेसिस को इंटरटेन करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, यानी कि सैक्रिफिकेशन उसके लिए की जाती थी ना। तो वहाँ पर ना फिर लोग अनहैप्पी हो जाया करते थे कि किस तरह से एक मासूम सी, इनोसेंट सी गॉड को ज़िबा करते हैं। तो साथ में वो कुछ सॉन्ग भी इस तरह के, म्यूजिक भी इस तरह से सुनाते थे कि लोगों के अंदर ना अनहैप्पी सी फीलिंग आ जाती थी, यानी कि वो इमोशनल हो जाते थे। तो यहाँ पर जो अरिस्टोटल हैं, इन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने म्यूजिक गुनगुनाए थे ना, तो लोग अनहैप्पी हो गए थे, तो बेसिकली उस म्यूजिक से ही ट्रेजेडी का आगाज हो गया, यानी द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट सीरियस एंड हैविंग द सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन की है। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इसने उस गॉड सॉन्ग से ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट लिया। तो ये तो बहरहाल एथेंस का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि अरिस्टोटल ने अपने फादर निकोमस की डेथ के बाद स्टेजिरा, जो इनकी बॉर्न प्लेस है, उसको छोड़ दिया और एथेंस के अंदर आ गए। अब जब ये एथेंस के अंदर यहाँ पे आए ना, तो इन्होंने एक अकेडमी को ज्वाइन कर लिया पढ़ने के लिए, ठीक है। और वो अकेडमी किसकी थी, वो अकेडमी थी प्लाटो की। अब देखें, वो प्लाटो की एकेडमी है, प्लाटो से चला रहा है, वो हेड है एकेडमी का। तो मीन्स ये कि जो अरिस्टोटल हैं ये प्लाटो के शागिर्द बन गए और प्लाटो अरिस्टोटल का टीचर बन गया। तो ये याद रख लीजिएगा कि कौन किसका शागिर्द है और कौन किसका टीचर है। अब जब अरिस्टोटल ने प्लाटो की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया तो अरिस्टोटल शुरू ही से बड़े ग्रेट माइंड थे, बड़े ब्रिलियंट माइंड थे, तो इसलिए इन्होंने एकेडमी के अंदर भी अपनी उस ब्रिलियंटनेस को दिखाया, जिसकी वजह से प्लाटो ने कहा कि ये तो मेरी एकेडमी का सरताज है, ये तो मेरा बड़ा खास स्टूडेंट है। तो जो अरिस्टोटल था ये प्लाटो का फेवरेट स्टूडेंट बन गया और प्लाटो इसको कहा करता था ब्रिलियंट स्टूडेंट है मैं पूरी एकेडमी का ये, तो यानी कि इसकी बड़ी तारीफ किया करते था। अब इन दोनों के दरमियान यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान क्लैश पड़ गया और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी पोइट्री, शायरी।
ठीक है, आज भी बड़ा क्लेश इसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जो प्लाटो था ना, आपने याद रखना है कि ये मेटाफिजिकल माइंड का बंदा था। यानी ये कहता था कि बच्चों, जो पोइट्री है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देखें हमें दुनिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो हमारे पास ये वक्त नहीं है कि हम आशिकी मशूकी के अंदर पड़ जाएं या एम पोइट्री लिखते रहें। पोइट्री तो वक्त को ज़ाया करना है। ये कहता था कि पोइट्री जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये पोइट्री के अगेंस्ट था जो प्लाटो था। लेकिन जो अरिस्टोटल था ना, वो इसे कहता था, प्लाटो मेरे सर जी, देखें जो पोइट्री है ना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये रिक्रिएशन है। तो ये कहता था नहीं बेटा, ये इमिटेशन है। अब इमिटेशन को समझ लें, फिर रिक्रिएशन का बताता हूँ। तो वर्ड इमिटेशन है, इसका मतलब है कॉपी। यानी किसकी कॉपी, किस तरह की कॉपी। देखें हमारे पास आईडी कार्ड होता है या नोट्स होते हैं, तो हम बुक शॉप पर जाके कहते हैं ना किसकी कॉपीज़ कर दें, तो वो हमें ओरिजिनल नोट्स की कॉपीज़ कर देता है या कॉपीज से ही कॉपीज़ कर देता है। तो इसको कहते हैं इमिटेशन, मीन्स के कॉपी। तो जो प्लाटो थे वो कहते थे, मेरे बेटे अरिस्टोटल, मेरे शागिर्द, देखो जो पोइट्री है ना, इसके अंदर वक्त ही ज़ाया होता है, इससे हमें कुछ भी नहीं हासिल होता। और वैसे भी ये तो कॉपी है, ये तो इमिटेशन है। तो अरिस्टोटल कहता कॉपी किस तरह से है, बताओ ना सर जी। तो प्लाटो ने कहा देखें कॉपी किस चीज़ को कहते हैं, यानी ओरिजिनल की अगर हम डुप्लीकेट तैयार कर दें तो फिर उसको कॉपी कहेंगे ना। तो ये कहता था कि माइंड जो होता है ना इंसान का, सबसे पहले उसके अंदर ख्याल आते हैं, यानी कि सबसे पहले उसके अंदर एक इमेजिनरी चीज़ क्रिएट हो जाती है। ये फिलॉसफी के अंदर बड़े डिटेल्स कॉन्सेप्ट है, अभी मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो प्लाटो था वो कहता था माइंड के अंदर जो ख्यालात बनते हैं, जो इमेजिनेशन बनती है। यानी देखिए हमने कोई अगर चीज़ के ऊपर, अगर मैंने ये लेक्चर ही तैयार करना था, तो सबसे पहले मैंने अपने माइंड के अंदर ये बात लाई ना, यानी स्केच बनाया कि यार मैंने अरिस्टोटल की बायोग्राफी के ऊपर एक लेक्चर तैयार करना है। तो मीन्स ये कि जो ओरिजिनल आइडिया आया है वो तो मेरे माइंड के अंदर आया है ना। अब जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये तो मेरे उस ओरिजिनल आइडिया की एक कॉपी में कर रहा हूँ। तो यही प्लाटो कहता था कि ये इमिटेशन है, यानी आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें आती हैं आप उसकी एक कॉपी तैयार कर देते हैं। तो ये पोइट्री है, छोड़ें। वैसे ही वो इसके अगेंस्ट था, पोइट्री को लाइक नहीं करता था। लेकिन अरिस्टोटल कहता था कि प्लाटो सर जी वो बात ठीक है, हर चीज़ इसी हिसाब से फिर तो इमिटेशन हुई, यानी माइंड के अंदर कोई ख्याल आएगा तो फिर ही है ना। तो लेकिन इससे आगे बड़ी बात बड़ी हुई है। कुछ कहते हैं कि गॉड के माइंड के अंदर पहले ख्याल आया था, बाद में हमारे माइंड के अंदर वो ख्याल डाल रहा है, यानी सबसे पहले उनके माइंड के अंदर ख्याल आया हुआ है। तो यानी ये बात ना बड़ी पीछे चली जाती है, इतनी गहराई के अंदर अभी हम नहीं जा रहे, बस प्लाटो और अरिस्टोटल के कांसेप्ट के ऊपर ही रहें। तो मेनली आपने इस चीज पर फोकस करना है कि पोइट्री वो वजह थी जिसकी वजह से प्लाटो और अरिस्टोटल के दरमियान क्लैश बढ़ गया। और इसकी वजह भी मैंने बता दी है, वो इमिटेशन कहता था, ये रिक्रिएशन कहता था। मीन्स ये कि जो प्लाटो था ये मेटाफिजिकल माइंड का बंदा था और जो अरिस्टोटल था ये साइंटिफिक माइंड का बंदा था। यानी ये ज़्यादा चीज़ों को ना देखता था कि इनको देखा जाए, इनको जज किया जाए इनके फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पर। जिस तरह से नॉर्म्स यानी कन्वेंशंस चली आ रही हैं, रवायात, उस तरह से ना उनको देखा जाए। अगर पोइट्री को बुरा समझा जाता है तो भाई क्यों बुरा समझा जाता है, उसमें क्या बुराई है। तो ये अरिस्टोटल का इनके साथ क्लैश पड़ा और जिसकी वजह से फिर अरिस्टोटल जो है इनको प्लाटो ज़्यादा पसंद नहीं करता था। हालांकि शुरू के अंदर वो इनको अपना फेवरेट स्टूडेंट मानता था। जब इसने उनके साथ ज़्यादा क्लैश डाला तो इस वजह से फिर प्लाटो ने इनको जो है वो अपनी फेवरेट लिस्ट से डेल कर दिया, निकाल दिया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इस एकेडमी के अंदर यानी प्लाटो की एकेडमी के अंदर अरिस्टोटल 20 साल तक रहे हैं। 20 ईयर्स का इन्होंने अरसा गुजारा है यहाँ पे। जब प्लाटो की डेथ हो गई तो इसका एक भतीजा था, यानी जो प्लाटो है ना इसका नेफ्यू था जिसका नाम था स्पेसिपस। प्लाटो के नेफ्यू स्पेसिपस को इस एकेडमी का हेड बना दिया गया। तो अरिस्टोटल को आ गया गुस्सा कि 20 साल से मैं इस एकेडमी के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैंने इस एकेडमी के लिए इतनी सर्विसेज दी है, तो मुझे इसका हेड होना चाहिए था। ये स्पेसिपस इसका भतीजा है, इसको इसलिए बस हेड बना दिया गया। तो यहाँ से फिर जो अरिस्टोटल है वो नाराज हो गए और इन्होंने 20 साल बाद प्लाटो की एकेडमी को छोड़ दिया। एकेडमी को लेफ्ट करने के बाद, एकेडमी को छोड़ने के बाद अरिस्टोटल अपने दोस्त हर्मियस के पास चला जाता है। अब ये हर्मियस कौन है, ये तो तुर्की का रूलर है भाई, ये तो दोस्त है इसका अरिस्टोटल का, यानी कि तुर्की का रूलर है, तुर्की का बादशाह है और अरिस्टोटल का दोस्त है। तो इसने वहाँ एकेडमी को छोड़ा और अपने दोस्त हर्मियस के पास चला आया। अब जहाँ पर ये हर्मियस के पास आया ना, तो यहाँ पर ये कब आया है, ये आया है 3042 BC के अंदर। और इसको यहाँ पर इसने कहा हर्मियस ने कि तुम
तुम ऐसा करो, तुम ना यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है अलेक्जेंडर, यानी जिसे सिकंदर आजम नहीं कहा जाता, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी इसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है अलेक्जेंडर ने। तो तब ये बच्चा था और अरिस्टोटल को भी नहीं ये पता था कि कल को ये मतलब कि इतना एक बादशाह बन जाएगा। तो इसने कहा ठीक है जी हरमेस साहब, मैं तो वो अकेडमी छोड़ आया हूँ, मैं अब अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ा देता हूँ। तो इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना रखिएगा, यानी कि जो प्लाटो है इसकी एकेडमी थी और ये उस्ताद था अरिस्टोटल का, और अरिस्टोटल ने फिर आगे जाके हरमियस के पास, यानी हरमियस के कहने पे किसको पढ़ाना शुरू कर दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट को। तो यहाँ पे सीक्वेंस की समझ आ रही है ना कि कौन किसका शागिर्द है और कौन किसका टीचर है। जब इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया तो इसे रॉयल अकेडमी मैकडोनियन के अंदर वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया और वहाँ पर ये और भी बच्चों को साथ साथ पढ़ाता रहा। अब ये हुआ कि अरिस्टोटल ने ना वहाँ हरमियस के पास यानी तुर्की गया हुआ था ना, इसको कुछ देर बाद यानी जब इसने अलेक्जेंडर को पढ़ा लिया, वहाँ अकेडमी जो इसने ज्वाइन की थी रॉयल अकेडमी मैकडोनियन के अंदर, वहाँ भी बच्चों को काफ़ी देर तक पढ़ाया। तो फिर इसने कहा नहीं, मैं जहाँ से आया था ना, यानी ये इसने कहा मैं एथेंस ही जाना है वापस। तो ये दोबारा से एथेंस के अंदर 3035 यानी 335 BC में ये दोबारा से एथेंस के अंदर आ गया। तो ये डेट्स जरा याद रख लीजिएगा कि कब ये गया और कब ये दोबारा रिटर्न एथेंस के अंदर आ गया। अब इसने एथेंस के अंदर आके ना माल मता तो वहाँ से काफ़ी जमा करके लाया था बादशाहों के साथ इसका, यानी हरमेस के साथ और अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ा के आया, तो पैसे पूसे लेके आया होगा ना अपने साथ। तो इसने आते ही एथेंस के अंदर अपनी एक अलग अकेडमी बना ली और इस अकेडमी का अरिस्टोटल ने लेसियम नाम रखा। अब याद रखिएगा कि इस एकेडमी को फिलोसॉफिकल स्कूल भी कहा जाता है और इसको पेरीपेटेटिक स्कूल भी कहा जाता था। अब पेरीपेटेटिक स्कूल मींस के पेरीपेटेटिक वर्ड का मतलब ये है कि काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब पेरीपेटेटिक क्यों इसने नाम रखा था, यानी ये एथेंस को छोड़ गया था ना जब प्लाटो की डेथ हो गई थी और इसको हेड ऑफ द एकेडमी नहीं बनाया गया था, और जो प्लाटो का नेफ्यू था उसको बना दिया गया था हेड ऑफ द एकेडमी। तो ये गुस्से के अंदर आके एक दफ़ा छोड़ गया था एथेंस को। तो अब ये इसने वापस आके ये नाम रखा है कि पेरीपेटेटिक, यानी कि मैं तो गया था कुछ सीखने के लिए, कुछ कमाने के लिए, ताकि यहाँ पे दोबारा आके एक नया स्कूल, एक नया थॉट ऑफ स्कूल बना सकूँ। तो ये इस फ्लो के ऊपर, इस थॉट के ऊपर इसने ये पेरीपेटेटिक स्कूल का नाम रखा। वैसे इसका ओरिजिनल नेम लेसियम ही है, लेकिन इसका सेकंड नेम भी आपने याद रखना है कि पेरीपेटेटिक स्कूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझे कि अब कंपटीशन की बात हो रही है, यानी एथेंस के अंदर एक तरफ है प्लाटो की एकेडमी, प्लाटो की डेथ होगी तो क्या हुआ, एकेडमी तो उसी के नाम से चलेगी ना। तो देन दूसरी तरफ अरिस्टोटल ने आके अपनी एकेडमी लेसियम बना दी। अब इसने ना अपनी इस एकेडमी के अंदर, इस स्कूल के अंदर इसने कहा कि भाई ये पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर जो भी आए बस पढ़े, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, जिसका दिल करता है वो आए, जिसका दिल करता है वो पढ़े, कोई फीस नहीं किसी से ली जाएगी। तो इसकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने मूव किया। और इसके अलावा अरिस्टोटल ने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बनाई जिसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा बुक्स रखी और बड़े बड़े रिसर्चर जो थे उनको लाकर इसने अपॉइंट किया कि इस लाइब्रेरी के अंदर से पढ़ो और जो नई नई चीज़ें डेवलप हो सकती हैं वो डेवलप करो, ताकि जो मेरी एकेडमी है, मेरा स्कूल है लेसियम, इसका नाम इस एथेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इस तरह इसने बड़ी अच्छी एकेडमी बना दी। अब अरिस्टोटल के लिए एक और सोने के ऊपर सुहागा हो गया। तो पूछे वो कैसे, ना पूछे मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसने एक बच्चे को पढ़ाया था ना, यानी याद करें कि जब ये एथेंस छोड़कर चला गया था तुर्की के अंदर हरमेस के पास, तो वहां पर इसने एक बच्चे को पढ़ाया था। हाँ, यही अलेक्जेंडर द ग्रेट को इसने पढ़ाया था। तो जब इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को उधर पढ़ाया था तो आज इसको यह फ़ायदा हुआ कि वो बन गया किंग, और किंग भी वो किसी एक यानी खिते का नहीं बना, बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वो पूरी दुनिया का किंग बन गया। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अरिस्टोटल से कहा, सर जी आपकी एकेडमी लेसियम मेरे सिर में थे, मैं इसके लिए इसने ना बड़ी ज़्यादा फंडिंग की, इसको बड़ी अच्छी इसने बुक्स प्रोवाइड की, जिसके अंदर जो साइंटिफिक बुक्स थी वो ज़्यादा थी, जिसके अंदर फिजिक्स, जोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी ये जी जिनके साथ आता है ना, ये सारी बुक्स किसने इसको प्रोवाइड की थी, अरिस्टोटल को, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो जिसकी वजह से ये जो अरिस्टोटल की एकेडमी थी लेसियम, ये एथेंस के अंदर चारों तरफ इसी का ही बोलबाला हो गया। और याद रखिएगा कि इस पब्लिक एकेडमी के अंदर अरिस्टोटल ने खुद 12 साल तक पढ़ाया है, और इसके अंदर ना 2 टाइम क्लासेस, यानी कि इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा बच्चे इसके अंदर आते थे कि इसके अंदर एक मॉर्निंग क्लासेस लगाई जाती थी और फिर एक इवनिंग क्लासेस लगाई जाती थी। एथेंस के अंदर
इतनी ज्यादा अरिस्टोटल की एकेडमी को फेम मिल गया। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट इसने दुनिया को फतह कर ली, इतना अच्छा किंग बन गया, लेकिन यहाँ पर इसने एक चवल मार दी। इसने कहा कि मैं सारी दुनिया का अब किंग बन गया हूँ, तो क्यों ना अब मैं खुद को गॉड डिक्लेयर कर दूं, खुदा बन जाऊं। तो इसने कहा कि मैं खुदा हूं। जितने भी इसने सोचा कि सबसे पहले जो ये राइटर लोग हैं, यानी कि जिनको ये मुआशरा, ये सोसाइटी मान रहा है, बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले इनको कहता हूं कि मुझे सजदा करो, मेरे सामने झुक जाओ, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े पुढ़े कोई नहीं इतने ज़्यादा, वो इनकी तरफ ही देख लेंगे कि ये इतने पढ़े होके इसके सामने झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो इनको कुछ पता चला ही होगा ना, तो ये सजदा कर रहे हैं, तो वो भी मेरे पीछे ही फिर लग जाएंगे। तो इसने सबसे पहले जो पढ़ा लिखा तबका था इसके ऊपर इसने फोकस किया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। और अब ना मसला पर यहाँ पर भला क्या हुआ, अरिस्टोटल ने कुछ नहीं किया। अरिस्टोटल का एक भतीजा था। अब स्केलिटस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट से कहा ठीक है मान लिया पूरी दुनिया के तुम बादशाह हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि तुम्हें गॉड माना जाए, तुमने भी एक दिन मर जाना है। तो इस पर जो ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे अरिस्टोटल का जो मुंह था वो कहते हैं कि वो भी मारता था कि ये मेरा उस्ताद है। तो इसने भला क्या किया, इसने डायरेक्ट तो ना इसके नेफ्यू को मरवाया, इसने ना कुछ स्ट्रेटजी बनाई, यानी एक केस के अंदर इसको फंसवाया कैलिटस को, और इसके बाद इसकी एग्जीक्यूट करवा दिया, इसका सर कलम करवा दिया। तो इस तरह जो अरिस्टोटल था बड़ा ज़हीन बंदा था, पागल तो था नहीं, लेकिन उसका वो शागिर्द था, तो क्या अभी तो वो बादशाह ना। तो अरिस्टोटल ने ना फिर अंदर ही अंदर ये अरिस्टोटल के बात आ गई कि इसने मेरे नेफ्यू को एग्जीक्यूट देख लो करवा दिया, उसने इसको गॉड नहीं माना, हालांकि ये बात भी दुरुस्त है। तो फिर इसने ना अरिस्टोटल ने एंटिक रिलीजन भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मीन्स ये कि उसने उसे इंडिकेट किया, उसको डिग्रेड किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट को, लेकिन मेंशन कहीं पे नहीं किया, जिसकी वजह से इसके लिए फिर बाद के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो गए। अब हुआ ये कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की जब उम्र हुई 32 ईयर्स ओल्ड, मीन के जब ये 32 साल का हुआ ना, तो उस वक्त 323 BCE चल रहा था। तो इस वक्त इसकी होगी डेथ। अलेक्जेंडर द ग्रेट 32 साल की उम्र में ही मर गया। अब जब ये मर गया ना, तो वहाँ पर कुछ लोग जो पहले ही यानी कि इस चीज़ को नहीं मान रहे थे कि ये खुद को गॉड क्यों कह रहा है, यानी कि जिसके एंटी थे, लेकिन वो चुप थे कि इसने अरिस्टोटल यानी कि जो इसका उस्ताद था उसके भतीजे को माफ़ नहीं किया, कहीं फसाब सू के मार दिया, तो हमें तो ये डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट करवा देगा, इसलिए वो ना चुप होकर बैठे हुए थे। लेकिन जब 323 के अंदर इसकी डेथ होगी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, यानी कि उन लोगों ने शोर मचा दिया कि बस अब इसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट का कोई भी फॉलोअर नहीं आएगा, यानी एथन असेंबली इन्हें कहा जाता है। जो एंटिक लोग थे ना, इसे एथन की जो असेंबली थी, जिस तरह हमारे पास भी असेंबलियाँ बनी हुई हैं ना, पंजाब असेंबली और वफाकी असेंबली ये वो वगैरह, तो इस तरह एथन की जो असेंबली थी, यानी जो इसके एंटी थे लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के, वो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो फॉलोअर्स थे, यानी उसके जो वजीर मशीर थे, वो कहते थे नहीं नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट ने खुद को गॉड कहा था, चलो वो बात गलत होगी। तो अक्सर वो कहते थे नहीं वो क्यों गलत होगी, अगर वो गलत तो हम सारी गलत हैं। तो इसलिए कुछ कहते थे कि यार जान दी कराओ, हमने हुकूमत एक दफ़ा सेट करने दो। तो लेकिन दूसरे जो एथन असेंबली वाले थे वो कहते थे हमने आपको आने ही नहीं देना। तो इसी तरह दोनों पार्टी के दरमियान जंग शुरू होगी, वॉर शुरू होगी। जो एथन असेंबली वाले थे वो कहते थे हमने हुकूमत करनी है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के फॉलोअर्स थे वो कहते थे हमने हुकूमत करनी है। तो इस पर आखिरकार जो एथन असेंबली थी वो जीत गई और इन्होंने फिर अपनी हुकूमत सेट की। अब हुआ ये कि एथन के अंदर ना एक बंदा था जिसका नाम था यूरोपीडन, और ये बड़ा पॉलिटिकल पर्सन था, मीन्स कि अच्छी खासी पावर रखता था, यानी कि एक सही जिसे पॉलिटिकल फिगर कहते हैं ना, ये वो था। अब इसने ना अरिस्टोटल के जब वर्क्स को देखा कि ये गॉड के अगेंस्ट और इस अलेक्जेंडर द ग्रेट के अगेंस्ट बड़ी बातें करता है, तो इसने इसको ना एक केस के अंदर फंसाया, यानी इसके ऊपर ना इम्पाइटी दफ़ा लगाई। और इस दफ़ा के अंदर ये होता है कि जो गॉड का यानी कि गॉड से रिलेटेड बुरी बातें कहे, या मतलब जिसे कहते नहीं काफर बना दिया, मुशरक डिक्लेयर कर दिया, एक मज़हब से बाहर कर दिया, वाजिबुल कत्ल हो गया, इसे मार डालो। तो इसने यूरोपियंस ने कहा कि अब जो अरिस्टोटल है ये इसने इमिठी इसके ऊपर केस डाल दिया और इसने कहा कि इसको फांसी लगवाओ, इसको मारो। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने इसे कहा कि इससे पहले तुमने जो सुकरात था, सोक्रेट जिसको जहर दिया गया था ना, फांसी दी गई थी, मतलब कि उसको नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उसको मारा गया था, तो उसके ऊपर भी यही केस चला था एमिटिस्टी का। तो इसने कहा कि एक जो राइटर है या एक जो ऑथर है वो कभी भी एक सुराग से दो दफ़ा नहीं डसा जाएगा। मीन्स ये कि एक हदीस पाक है ना कि एक मोमन जो है वो एक सुराग से दो दफ़ा नहीं डसा जाता। तो इसी तरह इस तरह से कुछ मिलता जुलता अरिस्टोटल ने कहा कि एक ऑथर को तुम दो दफ़ा एक ही सज़ा नहीं दे सकते। तो इसने दोबारा से एथन को छोड़ दिया और अब ये थर्ड टाइम किस जगह पे जा रहा है, यानी इसने एक दफ़ा एथन को छोड़ा था, तुर्की गया और फिर एथन के अंदर आया और अब
फिर एथन को छोड़ रहा है। अब ये गया है अपनी जहाँ पे इसकी मदर थी ना, एक आइलैंड के ऊपर वो रहा करती थी, और ये आइलैंड था चार्लिस नाम की जगह पर। अब जब इस आइलैंड के ऊपर अरिस्टोटल चला गया तो इसकी ज़िंदगी का जितना भी फिर बुकाया हिस्सा है इसने इसी आइलैंड के ऊपर गुजारा है। और एट द एज ऑफ 63, यानी कि जब इसकी उम्र हुई ना 63 साल, तो इसको एक बीमारी लग गई थी उससे पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो 322 BC के अंदर इसकी फिर डेथ हो गई और इस वक्त इसकी एज थी सिर्फ 63 साल। और इसकी जो वाइफ थी ना, जिसका पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बायोग्राफी के अंदर, जिसका नाम था पैथिनिस, और इसके साथ ही इसकी ग्रेव फिर बनाएगी, यानी कि दोनों मियाँ बीवी की, हस्बैंड एंड वाइफ की ग्रेव साथ साथ है। अब ये जो पैथिनिस है ना, ये कब इसकी शादी हुई, कब इसकी वाइफ बनी थी, तो जब इसने फर्स्ट टाइम एथन को छोड़ा था ना और अपने फ्रेंड जो कि तुर्की का बादशाह था हर्मियस उसके पास आया था, तो ये हर्मियस की एक या तो अडॉप्ट से डॉटर थी, यानी उसकी सौतेली बेटी थी, उसने कहीं से गोद ली हुई थी, तो या उसकी नीज थी, कनीज थी ये उसकी। तो इसने यहाँ पर ना इससे शादी कर ली थी पैथिनिस के साथ, और इसकी फिर डेथ इससे पहले ही हो गई थी। तो अब लास्ट के ऊपर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की जो ग्रेव्स हैं वो इकट्ठी हैं। इस चीज़ को ज़रा याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अरिस्टोटल की बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में अरिस्टोटल का फेमस वर्क पोएटिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।